वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आए ने सूत्र, कौन सूत्र है? ठीक। इसके पहले तुल्यास्य हो गया, उसमें स्थान अभ्यंतर प्रयत्न याद कर लिए कि नहीं कर लिए? पूरा सूत्र यहाँ तक का याद है ना? ग्रंथ करण बोलो, ये तुल्यास्य बोलो, तुल्यास्य की वृत्ति बोलो। थोड़ा आवाज सही से कर बनाओ, सही से आवाज करो, कुछ व्यवस्था। अच्छा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम बालवाधिष्ठानम् आभ्यंतर प्रयत्नस्य एतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तद्विषः सवर्णसंज्ञं स्यात्। अतः विसर्जनीयानां कण्ठः, विशूलकानां तालु, ऋतुरकानां मूर्धा, ऋतुलकानां दन्ताः, ऋतुपदनाम्यानाम् ओष्ठौ, यमङ्गलनानां नासिका च, एदैतोः कण्ठतालु, ओदौतोः कण्ठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नाभियान्त्वारस्य इति स्थानानि। यत्नोद्विधा यत्नोद्विधा क्या होता है? यत्नोद्विधा हाँ, आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यश्च चतुर्था पृष्ठेश पृष्ठ विवृत समृत भेदा तत्र पृष्ठं प्रयतनं स्पर्शानाम् ईषत् पृष्ठं अंतःस्थानाम् ईषत् विवृतं उष्माणां स्वराणां च अश्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव तत्तच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम् तथा ही। बस चलिए, ये सब हो गया। ठीक। अब इन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न बताने के, आभ्यंतर प्रयत्न ही बताए, इसमें बाह्य प्रयत्न का अब आगे विचार करेंगे बाद में, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न का इतना हो गया। ठीक है ना? 4 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न माने। ठीक है ना? आद्य चतुर्धा, स्पृष्ट, ईशत, स्पृष्ट, विवृत और संवृत के भेद से। ठीक है ना? वो लघु सिद्धांत कौमुदी ने आप लोगों ने पढ़ा, ईशत विवृत भी 5वां एक माना था। ठीक है ना? वो यहाँ पर नहीं है। ईशत विवृत किसका था? उष्म का था ना, शलों का था ना। तो उस शल का यहाँ पर वो कौन मान लिए? विवृत ही मान लिए। ठीक है ना? ऐसा करके 4 ही हुए। बात समझ में आई? तो अंतर बस इतना समझ के रखिएगा। ठीक है? तो विवृतम उष्मणाम स्वराणां च ये कह दिया। तो सब स्वरों का कौन आभ्यंतर प्रयत्न हुआ? विवृत हुआ ना। अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ सबके कौन आभ्यंतर प्रयत्न हुआ? विवृत ही हुआ। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, विवृत ही हुआ आभ्यंतर प्रयत्न। अब यहाँ अ जो है ना, अ में कुछ विशेष बात है ना। इकार के अष्टादश का, उकार के अष्टादश का, ऋकार के अष्टादश का और ऋकार के द्वादश का और ए, ओ, ऐ, औ इनके भी द्वादश का, ये सबका तो आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही है। लेकिन अकार में ध्यान दीजिएगा, दीर्घ और प्लुत जो अकार है, ठीक है ना, 12 प्रकार का, उसका तो क्या है आपका विवृत ही है। केवल ह्रस्व आकार में ही विचार करना है। ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व आकार का भी विवृत स्थान है, लेकिन कोई स्थिति विशेष में। ठीक है ना? सब जगह के लिए नहीं। कब? प्रक्रिया दशायाम विवृतम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रक्रिया दशायाम विवृतम। ठीक है ना? और दूसरी कौन? प्रयोग दशा। ठीक है ना? प्रयोग दशा में जब मान लीजिए आप प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब उसमें कौन सा मतलब ह्रस्व अवर्ण का कौन आभ्यंतर प्रयत्न माना जाए? तब उन्होंने कहा कि तब संवृतम एव संवृतम। ठीक है ना? वही बात लिखे ना, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। चलिए, तो संवृत आभ्यंतर प्रयत्न एक ही वर्ण का है। किसका? ह्रस्व आकार का। ठीक है ना? एक ही ह्रस्व आकार जो है ना, मतलब वो अब 6 प्रकार के हो उसे कोई मतलब नहीं उदात अनुदात स्वरित करके, लेकिन ह्रस्व आकार का कहने का तात्पर्य, ह्रस्व आकार जो है उसी का कौन आपका है? संवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। और वो भी सब जगह के सब उससे नहीं, केवल प्रयोगावस्था में। ठीक है ना? प्रयोग काले।
प्रक्रिया दशा में तो उसका भी विपरीत ही रहेगा। बात समझ में आई? तो चलिए ये 4 अभ्यंतर प्रयत्न आपके हो गए। अब पूछा गया कि ये कहाँ से आप निकाल लिए? प्रश्न हो सकता है ना कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, ये आप मतलब अपने मन की कहानियां कह रहे हैं क्या? मोदी जी की तरह मन की बातें नहीं कह रहे ना? तो कहा कि नहीं नहीं, ये तच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम। क्या किया है? सूत्रकार भगवान पाणिनि ने ही बताया है इस बात को। तो कैसे? तो तथा ही करके बता रहे हैं। ठीक है ना? कौन सूत्र आया? चलिए अ बस यही सूत्र है। क्या है महाराज जी सूत्र? क्या है इसका? कौन से अध्याय का, कौन से पाठ का, कौन सा सूत्र है? देख के बोलिए महाराज जी। अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाठ का 68वां सूत्र। 68वां सूत्र, ठीक है ना? यही अंतिम सूत्र है पूरी अष्टाध्यायी में, ध्यान दीजिएगा। सबसे अंतिम सूत्र यही है, बस यही है। ठीक, तो चलिए अभी सूत्र का अर्थ समझा जाए, बाद में सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो सूत्र में 2 पद है आपके। कितने पद है? 2। कौन कौन? अ एक पद और दूसरा अ दूसरा पद, 2 पद है। अ एक पद एकम पदम और अ दूसरा जो है वो एकम पदम। ठीक है ना? अब कौन सी विभक्ति का है, क्या है, तो उसका विचार करिए। तो देखिए, अब जो पहला वाला अ है ना, अ में प्रथम नंबर वाला अ, वो अ है आपका लुप्त षष्ठीकम पदम। क्या कहेंगे उसको? लुप्त। देखिए वो षष्ठ्यंत था, षष्ठ्यंत है वो, लेकिन उसकी षष्ठी क्या हो गई? लुप्त हो गए, लोप हो गया षष्ठी का। ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? लुप्ता षष्ठी यस्य इति लुप्त षष्ठीकम पदम। क्या कहेंगे? ये लुप्त, वो पद को क्या कहेंगे? लुप्त षष्ठीकम कहेंगे। ठीक है ना? लुप्त षष्ठीकम पदम। देखिए अ के यदि षष्ठी में रूप बनाते तो क्या बनता गौरव? अस्य बनता ना। अरे राम का रामस्य बनता है तो अ का षष्ठी में क्या बनेगा? गस आएगा, उसको स्य हो जाएगा, अस्य बन जाएगा। सीधी बात है, उसमें कुछ है नहीं। तो अस्य बनना चाहिए, लेकिन षष्ठी का लोप हो गया है। ठीक है ना? एक सूत्र है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा। सुपम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्डिया या जालह, ऐसा करके है। ठीक है ना? ये क्या करता है? लोप करता है सुपम लुक। ठीक है ना? सुप का क्या कर देता है? लुक कर देता है। तो ये षष्ठी का लुक छंद के लिए है। अब ये सूत्र भी तो छंद की तरह ही है, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। तो यहाँ पर भी लगेगा वो सुपम सुलुक की नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वो क्या करता है? सुप के स्थान में सु आदेश करता है, बहुत सारे कार्य करता है। सुपम सु, सुपम लुक, ऐसे क्रम से जाइए। सुपम पूर्व सवर्ण। ठीक है ना? तो इस तरह से है, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। लेकिन उससे क्या हो गया? सुप का लुक हो गया। तो आपका जो ये है ना षष्ठी थी ना, उसका लोप हो गया। जब षष्ठी का लोप हो गया तो क्या बचेगा महाराज जी? अ बचा ना, बस वही है। तो इसको कौन सा कहेंगे? लुप्त षष्ठीकम पदम। क्या कहेंगे? मतलब लुप्त षष्ठीकम मतलब क्या होता है? लुप्ता षष्ठी यस्य इति लुप्त षष्ठीकम। ठीक है ना? पद इसलिए नपुंसकलिंग में चलेगा। चलिए, ये है। दूसरा वाला अ शब्द जो है उसमें प्रथमा का लोप हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अ शब्द का प्रथमा में क्या रूप बनेगा महाराज जी, आप बताइए? प्रथमा एक वचन में अह। ठीक है ना? राम की तरह अह बनेगा, है ना? तो अह बनेगा, लेकिन यहाँ अह दिख रहा है, अ ऐसे ही लिखा है ना? अह थोड़ी लिखा। तो वहां पर प्रथमा का भी लूप हुआ, ध्यान दे, लूप हुआ है। बात समझ में आई? प्रथमा का भी लूप हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे वहाँ लुप्त षष्ठीकम बोले थे, उस तरह यहाँ महाराज जी क्या बोलेंगे? आप सोच के बोलिए। वहाँ षष्ठी का लोप हुआ था, यहाँ पर प्रथमा का लोप हुआ है। वहाँ लुप्त षष्ठीकम बोले तो यहाँ क्या बोलेंगे? लुप्त प्रथमाकम पदम। प्रथम का थोड़ी हो जाएगा, प्रथमा है ना। अरे लुप्ता प्रथमा यस्य पदस्य तत् पदम लुप्त प्रथमाकम पदम। ठीक है ना? तो चलिए, तो समझ में आया? प्रथम अ जो है वो क्या है? लुप्त षष्ठीकम। षष्ठी मत बोलिए, क्या अंड बंड बोल रहे? लुप्त षष्ठीकम पदम। और द्वितीय जो अ है वो पदम। ठीक हुआ? चलिए, बस यही 2 पद है अ। ठीक है ना? अस्य अह होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था, अस्य अह होना चाहिए था ना, लेकिन वो षष्ठी का और प्रथमा का लोप हो गया है, समास नहीं किए, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग ही है, दो पद है, ठीक है ना। चलिए, तो अस्य अह बनना चाहिए, लेकिन षष्ठी का लोप हो गया, उधर प्रथमा का लोप हो गया, तो क्या बचेगा, अ बचेगा ना, बस वही है। ठीक, चलिए, ये विधि सूत्र है आपका, क्या है, विधि सूत्र है। ठीक, अब ये क्या करता है, इसका अर्थ देखा जाए तो अब अर्थ आएगा, पहला अ का तो अर्थ अस्य है, ठीक है ना, षष्ठ्यंत है ना वो, तो अस्य स्थाने अह स्याद, यही तो बनेगा, क्या होगा, अस्य स्थाने अह स्याद, मतलब अकार के स्थान में अकार होगा, इतना ही अर्थ हुआ ना, अकार के स्थान में क्या होगा, अकार होगा। अरे इको यण की क्या कहते हैं, इक यण होता है ना, इक षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, इक स्थाने यण स्यात् करते हैं ना, उसी तरह यहाँ अ जो है वो प्रथम अ वो लुप्त षष्ठिक है, तो उसका अस्थि हो गया, स्थाने आ जाएगा, और बाद में अ जो द्वितीय है वो प्रथमांत है, तो अह स्यात्, तो अस्य स्थाने अह स्यात्, निकला क्या, अकार के स्थान में अकार होगा, यही तो आई बात। ठीक, अकार के स्थान में क्या होगा, अकार होगा, यही निकला ना अर्थ। हाँ, यही निकला। अब देखिए, अकार के स्थान में अकार मतलब, अब ध्यान दीजिए एक विशेष बात, इतना तो सामान्य अर्थ आपको पता चल गया, ये प्रथम अ है ना, वो विवरित अ परक है, ठीक है ना, प्रथम अ जो है ना वो विवरित है, और द्वितीय अ जो है ना वो संवृत है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अ जो है वो विवरित अकार परक है, और द्वितीय अ जो है वो संवृत अकार परक अ है, तो अब निकल गया क्या अर्थ, संवृत अकार विवरित अकार के स्थाने संवृत अकार स्यात्, यही तो आया। अरे विवरित अकार के स्थान में संवृत अकार होता है, ठीक है ना, यही सूत्र करता है, विवरित अकार तो पहले से विद्यमान रहेगा, अब ये सूत्र जाके क्या कर देगा, उसको संवृत कर देगा, बात समझ आई। चलिए, यही है, ठीक, समझे, अर्थ आ गए ना समझ में, वही अर्थ लिखा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ो, इति, देखिए कोई लोग बोल देते इति भी सूत्र घटक है, तो इति कोई सूत्र नहीं है, अरे इतना ही सूत्र है, ठीक है ना, इति तो बस मतलब समाप्ति अर्थ में, वहाँ अष्टाध्यायी भी कई कई अष्टाध्यायियों में ऐसे लिखा इति, तो बोलते हैं लोग कि अंतिम सूत्र इति सूत्र है, अरे इति सूत्र घटक पद नहीं है, इतना ही सूत्र है, अस्य स्थाने स्यात्, मतलब विवृत अकार स्थाने संवृत अकार स्यात्, ठीक है ना, यही उसका अर्थ है। वो इति तो केवल समाप्ति के लिए वहाँ लिख दिया कि इति, बस अब खत्म हुआ अलम, ठीक, चलिए, तो इति को सूत्र घटक मत मानिएगा, इतना ही सूत्र है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए, इन्होंने फलितार्थ कथन लिख दिया कि विवृतम अनुद्य, विवृत आकार के स्थान में क्या कर देंगे, संवृतः अनेन विधीयते, इत्युक्ते इति सूत्रेण विधीयते, अनेन मतलब किसके, कौन विधि, किसके द्वारा, हाँ, इति सूत्रेण विधीयते, यही तो अर्थ आया था, विवृताकार से स्थाने संवृताकार, यही तो अर्थ था, ठीक है ना, तो वही उनको ने लिख दिया कि इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, विवृत आकार के स्थान में संवृत आकार का विधान होता है, ठीक है ना, विवृतम अनुद्य। चलिए, अर्थ आया ना समझ में, विवृत आकार के स्थान में संवृत आकार होता है, ठीक। चलिए, अब देखिए, हमको क्या यही सूत्र से वो सब बातें निकल रही, देखिए, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं जो बात है ना, जैसे देखिए, एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, दंड अग्रे आठकम है, बताया था ना, दंड अग्रे आठकम है, ठीक है ना, दंड अग्रे आठकम है, अथवा तो दंड अग्रे आनयम है, कुछ भी रखिए, दंड अग्रे आनयम रखिए, दंड अग्रे आठकम रखिए, चलिए आठकम रखते, दंड अग्रे आठकम, ये स्थिति है, ठीक। यहाँ कौन सूत्र प्राप्त है, अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त है ना, दंड अग्रे अकार है, अक में आ गया, उसके पर में सवर्ण आ गया, ठीक है ना, तो ये जो दंड का अ है वो विवृत है, ठीक है ना, अरे वो विवृत ही है, विवृत ही रहेगा पहले, अरे बताया ना, तो उष्मणाम स्वराणाम च विवृतम स्थानम, तो आकार का स्थान कौन है, विवृत है, ठीक, दंड में जो आकार है उसका, और आकार तो विपरीत ही होता है, उसका तो कोई संदेह ही नहीं दीर्घ वाला, तो दंड अग्रे आठकम में अक सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, ठीक। और दूसरा कौन सूत्र प्राप्त है, सूत्र प्राप्त है, ध्यान दीजिए, कौन सूत्र प्राप्त है,
अ सूत्र प्राप्त है। ये क्या कहता है, विवृत आकार से स्थाने संवृत आकार करता है ना ये सूत्र। तो विवृत आकार कहाँ है, दंड के डकारोत्तरवर्ती आकार है कि नहीं है, वो विवृत है कि नहीं, तो उसके स्थान में संवृत इसके प्राप्त है कि नहीं है, प्राप्त है, ठीक है ना। तो इससे समृद्ध भी प्राप्त है और अकार सवर्ण दीर्घ से क्या प्राप्त है, आपका दीर्घ प्राप्त है, ठीक है ना, अकार आकार के स्थान में। तो चलिए कौन सा किया जाए देखना है। तो अकार सवर्ण दीर्घ देखिए कहाँ का है वो, अरे 6-6-1 का बताया था ना कल कुछ, 6-1 करके, हाँ 6-1 101, हाँ 101। चलिए तो 6वें अध्याय का प्रथम पाद का 101वां सूत्र, ठीक है ना, कौन सा, आपका ये अकार सवर्ण दीर्घ। और अ सूत्र कहाँ का है आपका, 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद का 68वां सूत्र, ठीक है ना, यही है। अब देखिए दोनों प्राप्त है, कौन लगेगा, तो कहते हैं ना कि भाई सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है, ठीक है ना, त्रिपादिस्थ सूत्र असिद्ध होते हैं ना। तो ये सपाद सप्ताध्यायी में आ गया कि नहीं आ गया, महाराज जी सपाद सप्ताध्यायी समझ रहे कि नहीं समझ रहे, 7 अध्याय और 1 पाद मतलब कितना होगा, 7.25 अध्याय हुआ ना, हिंदी में क्या बोलते हैं 7.25 अध्याय बोलेंगे ना, 7 अध्याय। देखिए अष्टाध्यायी में आप महाराज जी थोड़ा ध्यान दीजिए, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, ठीक है ना, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, कुल कितने पाद होंगे, 28 होते हैं क्या, 32 होता है ना। तो फिर 8 अध्याय है तो 8 गुना 4 करेंगे तो 32 होगा ना। तो चलिए तो 32 पाद है, तो उससे हमें मतलब नहीं, 8 अध्याय है और प्रत्येक में 4-4 पाद है। अब 7 अध्याय और 1 पाद तो कितना हो गया, 7.25 अध्याय हो गया ना, इसी को कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी। और बाकी कितना बच गया महाराज जी, अब बाकी 3 पाद बच गए ना, उसको त्रिपादी कहते हैं, ठीक है ना, त्रयाणाम पादानाम समाहार त्रिपादी, ठीक है ना, तो उनको त्रिपादी। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, सामान्य अभी समझ के रखिए। तो ये सपाद ये कहाँ आया आपका, अकार सवर्ण दीर्घ 6ठे अध्याय का है, तो सपाद सप्ताध्यायी में आया त्रिपादी में आया, और आपका जो ये है अ सूत्र कहाँ आया महाराज जी, त्रिपादी में आया ना। तो वही सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, तो अकार सवर्ण के दीर्घ इस सूत्र के प्रति अ सूत्र क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा ना। जब असिद्ध हो जाएगा तो कौन सूत्र लगेगा, अकार सवर्ण दीर्घ ही लगेगा, तो दंडा ढकम बना देगा वो, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरह से तो ये लग जाएगा। अब पूरे ये देखिए सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, ठीक, तो ये अ सूत्र जो है वो त्रिपादी का है कि नहीं, तो सपाद सप्ताध्यायी प्रति जो पूरी सपाद सप्ताध्यायी उसके प्रति असिद्ध हुआ कि नहीं, दो आवाज आ रही है क्या, आ रही है, अच्छा ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, ये अ सूत्र आपका त्रिपादी का है, ठीक, और त्रिपादी जो होते हैं वो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध होते हैं। तो सपाद सप्ताध्यायी मतलब 7.25 अध्याय के प्रति तो असिद्ध हो ही गया, ठीक, और आपका त्रिपादी में भी क्या होता है, पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम, त्रिपादी में भी बहुत सारे सूत्र है 3 पादों में, उसमें भी पूर्व सूत्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है, पूर्व शास्त्र के मतलब पूर्व सूत्र के प्रति पर का सूत्र असिद्ध होता है। तो ये तो उसमें भी सबसे अंतिम है, त्रिपादी में भी सबसे अंतिम है, आया कि नहीं। तो पूरी अष्टाध्यायी के जितने सूत्र है सबके प्रति असिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, तो ये जो आपका है ना अ सूत्र ये सब के प्रति असिद्ध है, मतलब सब सूत्रों से जब काम हो जाए तब जाके अ लगता है, ध्यान दीजिएगा। अ सूत्र कब लगता है, जब सब सूत्र काम कर ले, कुछ बच अब नहीं बचा है, तब जाके वो जाता है और वो कहता है कि भाई ये विवृत आकार के स्थान में संवृत आकार का विधान कर देता है, कौन अ सूत्र, ठीक है ना। तो प्रक्रिया दशा जो पूरी की पूरी रही उसमें कौन सा आकार रहा, मतलब कोई सूत्र अभी लगने वाला है और प्रक्रिया दशा है पूरी, अभी स्थिति बनी हुई है, ठीक है ना, संधि करनी है, संधि सूत्रों को लगाना है, तब कौन सा आकार होगा वहां लक्ष्य में,
विवृत ही रहेगा ना। अरे जब पूरा सब सूत्र से संधि कार्य सब हो जाएंगे, बाद में जाके ये सूत्र लगेगा। तो जब मतलब प्रयोगावस्था आएगी तभी तो ये सूत्र लगा ना, मतलब ये सूत्र लगा, बाद में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग अवस्था में ही तो समृत हुआ। बाकी प्रक्रिया दशा में तो विवृत ही रहा ना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई संधि कार्य वगैरह वगैरह कोई सूत्र आपको लगाने हैं, उस समय ये अ भी लगेगा, ठीक है ना, वहाँ आकार होगा रस्व आकार, तो ये अ भी प्राप्त है और दूसरा कोई संधि सूत्र भी प्राप्त है। तो ये तो पूरी अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध है, तो लगने वाला है नहीं जब तक वो सब सूत्र न लग जाए। तो सब संधि सब कार्य हो जाएंगे, बाद में जाके ये सूत्र आएगा और कहेगा कि भाई ये जो आकार है ये विवृत आकार है, उसका संवृत आदेश कर देगा। कौन? असूत्र, ठीक है ना। तो संवृत आकार का विधान कर देगा। तो प्रक्रिया दशा में आप लोग बताइए कौन सा आकार रहा? विवृत रहा ना पूरी। और जब प्रयोग अवस्था करेंगे तब तो लग जाएगा, सबसे अंतिम में ये लगेगा। तो प्रयोग अवस्थायाम कौन सा रस्व अवर्ण का कौन होगा? समृत हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसी सूत्र से निकला कि नहीं निकला? रस्वस्य अवर्णस्य प्रक्रिया दशायाम किम विवृतमेव और प्रयोगे संवृतम। तो सूत्रकार ने ही तो बताया है, यही से निकला ना, सूत्रकारेण ज्ञापितम, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ चलिए वही बात है। समझ में आया सबको सूत्र की नहीं आया? चलिए बस यही है, पढ़िए आगे। अस्य च अष्टाध्यायीं संपूर्णां प्रति असिद्धत्वात् शास्त्रदृष्ट्या विवृतत्वम् अस्त्यैव। ध्यान दीजिए, अस्य मतलब ये जो ये जो सूत्र है, इति सूत्रस्य इति सूत्रस्य संपूर्णाम अष्टाध्यायीं प्रति असिद्धत्वात्, संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध होगा ना। अरे त्रिपादी जो होते हैं वो सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध तो होते हैं, तो 7.25 के प्रति तो असिद्ध हो ही गया। अब बच गए त्रिपादी, तो त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, तो पूर्व वाले के प्रति पर असिद्ध हुआ, तो ये सबके अंतिम में है, तो सबके पूरे अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो बाकी के जितने सारे सूत्र है इसके पूर्व वाले पूरी अष्टाध्यायी सूत्र, ठीक है ना, इसको छोड़ के वो जब लगेगा तो कौन सूत्र कौन सा आकार होगा? रस्व अवर्ण कौन सा होगा? विवृत आकार ही होगा ना, क्योंकि संवृत तो ये बाद में करेगा जब सब सूत्र लग जाएंगे तब, ठीक है ना। तो प्रक्रिया दशा में, ठीक है ना, मतलब आप जब रूप सिद्धि करते हैं तो उस प्रक्रिया दशा में क्या होगा? रस्वस्य अवर्ण किम स्थानम किम आभ्यंतर प्रयत्न स्थान नहीं आभ्यंतर प्रयत्न बोलिए, ठीक है ना, वो विवृत आकार ही होगा। और जब सब सूत्र लग जाएंगे तब बाद में जाके अंतिम में ये लगेगा कि चलिए भाई अब ये आकार जो है क्या हो जाए? संवृत आकार हो जाए, ठीक है ना। तो फिर प्रयोग अवस्था में कौन सा आकार है? रस्व अवर्ण का कौन आभ्यंतर प्रयत्न होगा? संवृत, ठीक है ना। तो चलिए वो संवृत आकार होगा, निकला कि नहीं? रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे प्रयोगे संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम, निकल गया ना। चलिए अब बस वही, अब का तो बता दिए कि विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते, मतलब विवृत आकार के स्थान में संवृत आकार का इस सूत्र के द्वारा विधान होता है, ठीक। अब ये जो सबके अंतिम में है, तो अस्य सूत्रस्य मतलब इति सूत्रस्य संपूर्णाम अष्टाध्यायीं प्रति, संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति, ठीक है ना, मतलब अष्टाध्यायी जो सूत्र है सब सूत्रों के प्रति ये क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा ना। तो असिद्धत्वात् शास्त्र दृष्टिया, बाकी जितने भी शास्त्र है उनकी दृष्टि में वो जो रस्व अवर्ण होगा वो कैसा होगा? विवृत होगा ना। अरे बाकी सूत्रों की दृष्टि में जो आकार, क्योंकि ये तो अंतिम में लगने वाला है, ठीक, ये तो अंतिम में लगेगा, तो सब शास्त्रों की दृष्टि में जो जब प्रक्रिया दशा है उसमें जब शास्त्र लगेगा तो उसकी दृष्टि में रस्व आकार कौन कैसा आकार होगा? विवृत आकार ही होगा ना। तो असिद्धत्वात् शास्त्र दृष्टिया विवृतत्वम अस्त्येव, ठीक है ना। सब शास्त्रों की दृष्टि में क्या होगा? रस्व से अवर्ण से विवृतत्वम अस्त्येव। बात समझ में आई कि नहीं? तो निकला क्या? प्रक्रिया दशा में जो आकार होता है वो क्या होता है?
विवरित होता है। विवृत होता है। और प्रयोग अवस्था पर जब सब सूत्र लग जाएंगे तब तो ये लग ही जाना है इसको, तब ये जितने भी रस्व आकार होंगे सबको समृद्ध कर देगा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी रस्व आकार होगा वो सबको क्या कर देगा, समृद्ध कर देगा, समृद्ध आकार कर देगा। ठीक है ना, तो सब समृद्ध आकार। फिर प्रक्रिया दशा में कौन सा आकार, रस्व वर्ण कैसा होगा, समृद्ध आकार ही होगा ना, तो समृद्धत्वम। बात समझ में आएगी नहीं, कब, प्रयोगावस्था में। हाँ, लगा कि नहीं सूत्र। हाँ चलिए, कोई भ्रम मत पालिए, इसमें कोई इतना कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है, अब समझने की वो है। लेकिन आ गया ना, तो ये निकल गया। प्रक्रिया दशा है रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। चलिए हो गया। अब पूछा गया, अब प्रश्न आ गया ना समझ में, आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ विधि सूत्र का परिभाषा होता है। क्या क्या, विधि सूत्र की परिभाषा। अरे परिभाषा मत कहो, विधि सूत्र की परिभाषा, लक्षण कहो। विधि सूत्र किसको कहते हैं, ठीक है ना, ये पूछो, प्रश्न सही से पूछो। विधि सूत्र की परिभाषा क्या होती है, अरे परिभाषा भी एक सूत्र है, तो विधि सूत्र की परिभाषा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा शब्द प्रयोग ढंग से करो कि ये विधि सूत्र है, तो विधि सूत्र किसको कहते हैं, या तो विधि सूत्र का लक्षण क्या है, किन नाम विधि सूत्रत्वम। ठीक है ना, तो चलिए, आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। ठीक है ना, आदेश आदि विधायकम सूत्रम क्या कहा जाएगा, विधि सूत्रम। ठीक है ना, तो चलिए, आदेश कर रहा है ना ये आपका, कौन आदेश कर रहा है ना, अरे रस्व आकार के स्थान, रस्व आकार जो आपका विवरित है उसके स्थान में समृद्ध आकार का विधान कर रहा है ना, तो ये विधि सूत्र है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, अभी सरल में यही समझ के रखिए, आया। हाँ चलिए, अब प्रश्न, अब देखो इसमें थोड़ा कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, और आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सरल ही है, कुछ है नहीं, तो हो गया। ठीक, संपूर्णाम अष्टाध्यायी प्रति अस्य शास्त्रस्य असिद्धत्वात् शास्त्र दृष्ट्या विवृतत्वम् अस्त्येव। कस्य विवृतत्वम् अस्ति, ह्रस्वस्य अवर्णस्य, बोलो कहते दीर्घ भी तो आकार होता है, ह्रस्व अवर्ण में ही बात है, दीर्घ आकार जो होगा उसका तो क्या रहेगा आपका, ठीक है ना, बस ये ध्यान दो। तो चलिए, बस वही। अब देखिए, जैसे रम है ना, रम धातु से आपने घई किया, तो रम अग्रे घई का अ बचा, रम अग्रे अ, तो ये जो अ जितने भी आ रहे हैं ना, सबके सब विवरित है अभी प्रक्रिया अवस्था में। ठीक, अभी सूत्र की प्राप्ति तो है ही, अ लगेगा, लेकिन जब तक दूसरा कोई शास्त्र होगा तब तक वो लग नहीं पाएगा, क्योंकि सबके प्रति वो असिद्ध है, सबसे अंतिम में पड़ा है, तो वो लगेगा नहीं, तो सब विवरित ही है ना आकार। तो अ जितने भी है, राम अ बन गया, फिर अतः उपधाया से दीर्घ कर दिया, तो राम अ बन दिया, राम अ बन गया। ठीक है ना, फिर सु आएगा, प्रातिपदिक संज्ञा करके सु आएगा ना, सु आएगा, सु के स्थान में रुत्व हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन गया, राम इतना बन गया ना। अब वो सूत्र लगेगा, देखिए विसर्ग कर सब हो गया, अब वो सूत्र लगेगा। अभी तक वो जो राम में मकारोत्तरवर्ती आकार होगा, हाँ, अभी तक मकारोत्तरवर्ती आकार जो अभी तक था वो कैसा रहा, विवरित था ना। अब जब सब सूत्र लग गए, रामा बन गया, अब वो लगेगा वो अ सूत्र आएगा, वो कहेगा रस्वस्य, वो जो विवरित आकार है उसके स्थान में समृद्ध आकार होता है, समृद्ध आकार का आदेश। अब राम में जो अ आएगा वो अब समृद्ध हुआ, तो जब आप प्रयोग करेंगे राम का तो कैसा रहेगा, प्रयोग दशा में समृद्ध हो गया ना, और पूरी प्रक्रिया दशा थी उसमें आकार कैसा था, ठीक है ना। तो बस यही प्रक्रिया दशायाम रस्वस्य अवर्णस्य, रस्व क्या लिखा है, प्रक्रिया रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृद्धम, और प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एवं। चलिए, लग गया ना, बस हो गया इतना सूत्र। ये अब ये प्रश्न आया, इसमें आपने ये बात बताई ये सूत्र में कि ये सबसे अंतिम में ये सूत्र है और संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध होगा, ठीक है ना। ये कौन बताता है भाई कि संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध होता है, ये किसने बताया, प्रश्न होगा कि नहीं। अरे बता दिया आपने, संपूर्ण अष्टाध्यायी प्रति असिद्धत्वात्, अस्य सूत्र से असिद्धत्वात्, तो संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध होता है,
तो संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध होता है, बताता कौन है? कोई सूत्र होना चाहिए ना। आप अपने मन से थोड़ी नहीं करेंगे, काम चलेगा महाराज जी कि भाई ये सपाट सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध हो गया, ठीक है ना। और त्रिपादी में भी पूर्वम प्रति परम असिद्ध में सब करे किया ना, तो ये कौन बताता है कि सपाट सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है और त्रिपादी में भी पूर्वम प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है? कौन बताता? सूत्र होगा ना। तो वही तथा च सूत्रम, वो सूत्र बता रहे हैं कि कौन सूत्र है, ठीक है ना। चलिए, तो वही लिखा तथा च सूत्रम, मतलब वो ये बता रहा है व्यवस्था कि कौन किसके प्रति असिद्ध होगा, तो ये बता रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए सूत्र है। अरे पूर्वोत्तर सिद्धम न रहे तो हम कैसे जाने कि सपाट सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है और त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है? अपने मन से तो जानेंगे नहीं, है ना। तो वही सूत्र बताना पड़ेगा, तो वही सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। तो लिखा, देखिए पढ़ो आगे। पूर्वत्रा सिद्धम, ये सूत्र आया। अब देखिए इसका अर्थ समझना है और सब कुछ समझते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझिए। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा फोन आ रहा है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये 2 पद वाला सूत्र है। हाँ 2 पद है। पूर्वत्र असिद्धम, कितने पद है हुए? 2 पद है। 2 पद है, ठीक है ना। पूर्वत्र इति अव्यय पदम, अव्ययम, पूर्वत्र ये अव्यय है, ठीक है ना। तो ये सप्तम्या त्रल से त्रल होता है ना, वही त्रल प्रत्यांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं ना। तो वही पूर्वत्र इति अव्ययम और असिद्धम इति प्रथमैक वचनांतम, 2 ही पद है इस सूत्र में। कितने पद है? 2 पद है। पूर्वत्र इति अव्ययम और असिद्धम इति प्रथमैक वचनांतम। तो चलिए, इस सूत्र में बहुत सारी बातें हैं, हम लोग क्रम से समझेंगे। इसको पहले समझ लेते, बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है देखिए, पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र में क्या किया गया है? पूर्वत्र मतलब क्या होगा? पूर्वस्मिन। पूर्वत्र मतलब क्या होगा? पूर्वस्मिन। अरे सप्तम्या स्थल है ना, ये सप्तम्यंत जो पूर्व शब्द है ना, सप्तम्यंत, उससे त्रल प्रत्यय करता है। सप्तम्या त्रल, सप्तम्यंत जो समर्थ सुबंध है उससे क्या करता है? त्रल प्रत्यय करता है। ये त्रल प्रत्यय स्वार्थ में होता है, ठीक है ना। किसमें होता है? स्वार्थ में। तो वो सप्तम्यंत से हुआ है, तो सप्तम्यंत का जो अर्थ था वही अर्थ इसका रहेगा, ठीक है ना। त्रल प्रत्यय करने के बाद तो पूर्वस्मिन यही अर्थ रहेगा पूर्वत्र का, ठीक है ना। तो चलिए, तद्धित प्रत्यय है त्रल प्रत्यय, ठीक। और त्रल प्रत्यय हो जाने के बाद तद्धित प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। अरे पूर्वगी से आपने त्रल प्रत्यय किया, सप्तम्यंत से किया ना, पूर्वगी से त्रल प्रत्यय किया, स्वार्थ में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सप्तम्या त्रल से त्रल स्वार्थ में होता है, ठीक है ना। मतलब सप्तम्यंत का जो अर्थ है वही अर्थ इसका भी रहेगा, ठीक। तो पूर्वगी त्रल कर दिया और प्रातिपदिक संज्ञा हो गए तद्धितांतत्वात् कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र से। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप कर दीजिए, विभक्ति का लुक कर दीजिए। तो बीच वाली विभक्ति थी ना गी, वो चली गई, तो क्या बन गया? पूर्व, और त्र तो था ना, त्रल का त्र, तो पूर्व त्र बच गया ना। अरे गी चला गया बीच में विभक्ति सुपो धातु प्रातिपदिक से। अब प्रक्रिया इतनी सारी नहीं बताएंगे आप लोग, अब एक बार बता दिए आपको तो समझ के रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, पाठ लगाने के समय नहीं, यदि कुछ समस्या है तो बता लीजिए। तो पूर्वत्र बन गया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर सु आएगा, उसका फिर लोप हो जाएगा। अब ये याद आप सुपर से ये जो भी होगा पूर्वत्र बना रहेगा, ठीक है ना। क्या बना रहेगा? पूर्वत्र, है ना। वहाँ पर भी विभक्ति आएगी ना। अरे तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो प्रातिपदिक से सुप आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आएगी विभक्ति, लेकिन अभी याद आप सुपर से लुप्त हो जाएगा। अब ये संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है इसकी? हाँ ये है, ठीक है ना। तद्धित सर्व विभक्ति, इससे अब ये संज्ञा हो जाएगी और अभी याद आप सुपर से विभक्ति का लुक हो जाए तो पूर्वत्र बचा। अब ये पूर्वत्र का अर्थ क्या है? पूर्वत्र बराबर पूर्वस्मिन, ठीक है ना। तो यही बात है। तो पूर्वत्र आपका अव्ययी पद है, असिद्धम इति प्रथमैक वचनांतम द्विपदम सूत्रम, ठीक। तो चलिए, 2 पद है, पूर्वत्र असिद्धम, तो मतलब पूर्वस्मिन असिद्धम, यही आया ना। क्या है? पूर्वस्मिन असिद्धम,
कर्तव्य क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, कर्तव्य क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। पूर्वस्मिन कर्तव्य सिद्धम, क्या कर लेंगे, पूर्वस्मिन कर्तव्य असिद्धम स्यात्, अरे स्यात् भी जोड़ देंगे, पूर्वस्मिन कर्तव्य असिद्धम स्यात्। अब पूर्वस्मिन कर्तव्य कौन असिद्ध, अरे पूर्व शास्त्र की जब प्रवृत्ति होती है तब कौन असिद्ध होगा, तो पर सीधे आ जाएगा ना, पर तो ये तो आ ही जाना है। अरे पूर्वस्मिन कर्तव्य असिद्धम तो कौन होगा, पर ही बच गया ना, पूर्व वाले तो सिद्ध हो गए, पर वाला असिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो चलिए पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम आ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अरे पूर्व, एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है किसी का, एक मिनट चालू रखिए। हाँ चलिए आइए, क्या बताया, हाँ परम आ ही जाएगा ना, पूर्वस्मिन कर्तव्य असिद्धम स्यात्, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कौन असिद्ध होगा, तो बचा कौन, अरे पूर्व की कर्तव्यता में असिद्ध होगा कौन, बच गया, पर ही तो बच गया, तो परम असिद्धम स्यात्। जब दो ही है तो पूर्व है एक पर है, ठीक है ना। तो पूर्व शास्त्र की कर्तव्यता में पर शास्त्र क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। पूर्व शास्त्र की कर्तव्यता में पर शास्त्र क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। तो पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम स्यात्, ये अर्थ आ गया कि नहीं आ गया, इससे आ गया। अब देखिए पूर्व और पर शब्द जो होते हैं ना, वो अपनी अवधि के प्रति नित्य साकांक्ष होते हैं। क्या होते हैं, अपनी अवधि के प्रति, जैसे हम कहे कि काशी पूर्वा, क्या कहा हमने, काशी पूर्वा मतलब काशी पूर्व में है, तो आप कहेंगे ना कस्मात पूर्वा, प्रश्न होगा कि नहीं होगा, अरे किसकी अपेक्षा पूर्व में है, काशी पूर्व में है, किसकी अपेक्षा पूर्व में, प्रश्न होगा कि नहीं। तो ये अवधि की आकांक्षा होगी, किसकी आकांक्षा हुई, अवधि की आकांक्षा होगी, ठीक है ना। ये जो पूर्व शब्द पर शब्द जो होते हैं ना, वो सावधिक होते हैं। कैसे होते हैं, सावधिक होते हैं, मतलब कोई ना अवधि की आकांक्षा जरूर वो करते हैं, ठीक है ना। आप कहे कि भाई ये पूर्व में है, मान लीजिए हमने कहा गुजरात पश्चिम में है, तो किसकी अपेक्षा पश्चिम है भाई, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। फिर कहे गुजरात पूर्व में है, तो किसकी अपेक्षा पूर्व में है, ठीक। प्रयाग पूर्व, प्रयाग जो है वो पूर्व दिशा में है, पूर्व में है, तो किसकी अपेक्षा पूर्व में है। अरे पश्चिम में है, तो किसकी अपेक्षा पश्चिम में है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो ये अवधि की मतलब आकांक्षा, नित्य आकांक्षा करते, ठीक है ना, अवधि की आकांक्षा करते ही है। तो हम जब कह दे कि पूर्वम प्रति पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम, तो किसकी अपेक्षा पूर्व लेना है, किसकी अपेक्षा पर लेना है, अवधि बनानी पड़ेगी ना कोई की। तो वही अवधि किसको बनाया जाए, बीच वाली, कि जिसकी अपेक्षा पूर्व वाला जो है पूर्वस्मिन कर्तव्य, उसकी पर वाला असिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो अवधि बतानी पड़ेगी ना, तो अब किसको अवधि बनाया जाए, तो जो सूत्र है ये वही सूत्र ले लिया जाए, ठीक है ना। तो कौन सूत्र है, पूर्वोत्तर सिद्धम है ना। तो महाराज जी कौन सूत्र संख्या बोलिए, क्या है इस पूर्वोत्तर सिद्धम की। पूर्वोत्तर सिद्धम का संख्या है 8वां अध्याय दूसरा पाद प्रथम सूत्र, ठीक है ना, 8वां अध्याय द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र। तो इसके पूर्व में मतलब कितना चला गया, इसके यही ले लिया जाए, इसके पूर्व मतलब कितना हो गया, 7 अध्याय पूरे के पूरे आ गए, और 8वें अध्याय का प्रथम पाद आ गया इसके पूर्व में, क्योंकि ये द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। तो इसके पूर्व में कौन आ गया, 7 अध्याय पूरे आ गए, और 8वां का प्रथम पाद आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। तो इसके पूर्व में 7 अध्याय आ गए, ठीक। और इसके पर में कितने हैं, 3 पाद, बस इतना ही, अष्टाध्यायी खत्म हो जाती भाई, दूसरा तीसरा चौथा पाद 8वां का, ठीक है ना। तो 3 पाद बच गए, वही अष्टाध्यायी खत्म हो जाती है। तो चलिए, तो यही हुआ ना, इसी को बना लिया जाए। तो इसके पूर्व मतलब कौन आ गया, सपाद सप्ताध्यायी आ गया ना,
अरे सवा 7 अध्याय आ गया ना, 7 अध्याय पूरा और 8वें का एक पाद, तो क्या कहेंगे? सपाद सप्ताध्यायी। अब देखिए सपाद सप्ताध्यायी को भी अच्छी तरह जानिए। सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः सप्ताध्यायी, ये तो बन जाएगा ना। सप्तानाम अध्यायानाम समाहार इति सप्ताध्यायी, ठीक बन गया। पादेन सहिता सपादा, पादेन सहिता सपादा, सपादा चासो सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी। क्या कर दिया? बोलो करण, क्या बना पहले से? सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः इति सप्ताध्यायी। हाँ, पादेन सह इति सपादम। पादेन सहिता सपादा, पादेन सहिता सपादा। हाँ। सपादा सप्ताध्यायी। सप्ताहे गधे, सपादा च सप्ताध्यायी नहीं, सपादा क्या किया है? सपादा चासो सप्ताध्यायी कहा ना। अरे कर्मधारय किया। अरे पादेन संहिता कौन थी? पाद सहित जो, मतलब वो सप्ताध्यायी थी, तो सपादा जो है वही सप्ताध्यायी है, ठीक है ना। पादेन संहिता सप्ताध्यायी, ये कहना तात्पर्य है। चलिए, तो सपादा चासो सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, कर्मधारय किया भाई, कर्मधारय किया, ठीक है ना। पहले बनाया सप्तानाम अध्यायानाम समाहार इति सप्ताध्यायी, तद्धितार्थोत्तर पद समाहार से समास करिए, ठीक है ना। और द्विगोष्ठ से गिव कर दिया तो सप्ताध्यायी बन जाएगा, ठीक है ना। द्विगोष्ठ से, ठीक है ना, द्विगोष्ठ सूत्र है ना, उसे गिव गिस जो भी होता कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सप्ताध्यायी हो जाएगा। और पादेन सहिता सपादा, एतेन सहेति तुल्य योगे से वो करिए, कौन समास? बहुरी करते हैं ना, पादेन सहिता सपादा। चलिए, तो ये कर दीजिए, तेन सहेति तुल्य योगे से कर दीजिए समास। तो सपादा बन गया, उधर सप्ताध्यायी बन गया। अब दोनों का कर्मधारय करिए, सपादा चासो सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, ठीक है ना। सपाद सप्ताध्यायी का क्या मतलब है महाराज जी? सवा 7 अध्याय, मतलब 7 अध्याय के साथ एक पाद, 7 अध्याय पूरे और एक पाद, तो उसी को कहेंगे सपाद सप्ताध्यायी, ठीक है ना। चलिए, और त्रिपादी, त्रिपादी में तो सीधा है, कोई नहीं, त्रयाणाम पादानाम समाहार इति त्रिपादी, ठीक है ना, त्रिपादी हो जाएगा सीधे। चलिए, तो ये बन गया। तो यही आपके आगे है ना, क्या बताया था? पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम स्यात्, तो पूर्वस्मिन पूर्व शास्त्र की कर्तव्यता में पर शास्त्र असिद्ध होता है, यही आया ना। अब किसकी अपेक्षा पूर्व लेना, किसकी अपेक्षा पर लेना है? अवधि बतानी पड़ेगी ना। अरे ये अवधि की आकांक्षा करेंगे किससे पूर्व? अरे अकस्मात ये जो जिज्ञासा होती है ना, वही आपकी अवधि की आकांक्षा है, ठीक। काशी पूर्वा, अकस्मात पूर्वा, ये जो आकांक्षा हुई अवधि की आकांक्षा हुई ना। चलिए, तो जैसे कह दिया किससे पूर्व में आती है? कैसे? अरे काशी, काशी अभी ये सब किसी को पता नहीं है उसका। चलिए, तो यहाँ ये प्रकृति में कि पूर्व के प्रति पर असिद्ध, पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम स्यात्, तो कस्मात पूर्व लेना है, तो इसी सूत्र को ले लिया जाए, प्रत्यय सत्य। किस सूत्र को? इसी को अवधि बना लिया जाए, तो इसी से पूर्व देखिए, इसी से पर देखिए, तो ये 8वें अध्याय का द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। इससे पूर्व लेंगे मतलब 7 अध्याय पूरे और एक 8वें अध्याय का प्रथम पाद, इतना आ गया, तो इसी को सप्ताध्यायी कहेंगे, सपाद सप्ताध्यायी। और इसके पीछे पर में आ गया 3 पाद आ गया ना, और तीसरा और चौथा पाद 8वें अध्याय का, वही त्रिपादी कहलाएगा, ठीक। तो चलिए, तो वही आ गया कि पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम स्यात्। तो अब पूर्व करके किसको लेना है? सवा 7 अध्याय को लेना है ना, तो वही लिख दिया, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, परम सिद्धम मतलब त्रिपादी असिद्ध, पर से यही त्रिपादी ही आया ना, तो ये अर्थ कर दिया। क्या कर दिया भार्गव? ठीक है ना। अरे वही था ना, पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम स्यात्, तो किससे अवधि की आकांक्षा कर रहे थे, तो अवधि किसको बनाएगा? पूर्वत्र सिद्धम को ही बनाया गया। अरे यही सूत्र का जब विचार कर रहे थे, इसी को अवधि बनाएंगे कि उसी और को अवधि बनाएंगे? प्रत्यय सत्य प्रथमता कौन उपस्थित है? यही उपस्थित है ना, तो इसी को अवधि बनाया जाए। तो इसी से पूर्व में लिया, तो पूर्वस्मिन पूर्व करके अब कौन आएगा? सपाद सप्ताध्यायी आया, पर करके ये आया, तो पूर्वत्र असिद्ध मतलब सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध, यही तो बात आई।
ठीक है ना, वही है पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम स्यात्, ठीक है ना। तो चलिए, पूर्व शास्त्र की कर्तव्यता में पर शास्त्र की असिद्ध होता है। अब वो पूर्व करके सप्ताध्यायीस्थ सूत्र को लेना है और पर करके त्रिपादस्थ सूत्र को लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो उनकी कर्तव्यता में त्रिपादी पूर्व सप्ताध्यायीस्थ सूत्र की कर्तव्यता में त्रिपादिस्थ जो सूत्र है वो क्या हो जाएंगे, असिद्ध हो जाएंगे। आया अर्थ, ठीक है ना, ये अर्थ लब्ध हो गया। ठीक, चलिए, तो ये अर्थ आया। अब देखिए, अब इसमें विचार करना है, सूत्र आपका कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है कि अधिकार सूत्र है कि क्या है, 6 प्रकार के सूत्रों में से, ठीक है ना। तो यदि आप इसको स्वतंत्र विधि सूत्र कहते हैं, मतलब विधि सूत्र ही कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विधि सूत्र ही इसको कहते हैं, तो क्या तब ये अर्थ तो आ गया, ठीक है ना। सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी ये आ गया। लेकिन अभी एक और अर्थ आगे करते हैं ना, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, ये अर्थ नहीं आएगा ना। अरे इसको जब विधि सूत्र, स्वतंत्र विधि सूत्र मानेंगे आप, तो ये अपने देश में रह के काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जब स्वतंत्र विधि सूत्र मानेंगे तो अपनी जो जगह है वहीं पर रह के वो व्यवस्था करेगा, ठीक है ना। और ये अधिकार होता तब वो उत्तरोत्तर जाता ना, वो आगे आगे वाले सूत्रों में उसका अन्वय होता, ठीक है ना। लेकिन इसको स्वतंत्र विधि सूत्र मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र विधि सूत्र मानते हैं, मतलब इसको विधि सूत्र ही आप मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अपने देश में रह के, मतलब अपना जो स्थान है 8वें अध्याय का दूसरे पाठ का प्रथम सूत्र है ना, तो अपना जो स्थान है वहीं पर रह के वो निर्णय करेगा। तो पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम, यही अर्थ हो रहा है ना इसका। तो मतलब कौन, सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, इतना ही अर्थ हो पाएगा। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, अर्थ आएगा यदि केवल स्वतंत्र इसको विधि सूत्र माना जाए तो, ठीक है ना। जब इसको अब देखिए, जब इसको अधिकार सूत्र मान ले, तो अधिकार सूत्र मानेंगे तो क्या होगा, उत्तरोत्तर इसका संबंध होगा कि नहीं, इसके बाद वाले सूत्रों में जाएगा ना। जैसे 8वें अध्याय का अष्टाध्यायी खोलिए सब लोग, खोले, हाँ ये निकालिए पूर्वत्र सिद्धम 8वें अध्याय का दूसरे पाठ का प्रथम सूत्र निकालिए। मिला कि नहीं, मिला। इसके बाद वाला कौन सूत्र है, ठीक है ना। तो चलिए 822 नंबर का है, तो अधिकार सूत्र यदि इसको मानते हैं तो वहां जाएगा ना, नलो बस सुप्स्वर संज्ञा तुक विधि स्वीकृति, वो पूरा उसका वाक्यार्थ हो जाएगा। फिर ये लग जाएगा पूर्वत्र असिद्धम, ये पीछे जुड़ जाएगा कि भाई तुम पूर्व की दृष्टि में असिद्ध हो, ठीक है ना। पूर्वस्मिन कर्तव्य तुम असिद्ध हो, पूर्वत्र असिद्धम, ठीक। इसके बाद सूत्र आएगा उसमें भी जाएगा। इस तरह से पूरी त्रिपादी में इसका अधिकार चला जाएगा ना। तो सब शास्त्र में जा जाके वो जैसे ओढ़ आया तो अस्य ढह स्यात् जली पदान्ते च सच पूर्वत्र असिद्धम भवति, ये लग जाएगा पीछे, है ना। अरे अस्य ढह स्यात् जली पदान्ते च, ये अर्थ हो गया ओढ़ का। फिर ये इसका अधिकार आता है तो इसमें पूर्वत्र असिद्धम भवति, मतलब ये पूर्व के प्रति असिद्ध होगा, ओढ़ पूर्व के प्रति असिद्ध होगा, पूर्व के प्रति असिद्ध होगा। ऐसा सब जगह मतलब सब सूत्रों में चला जाएगा ना। अधिकार मानने पर ही तो हुआ, यदि विधि सूत्र मानते हैं तो उसका अधिकार थोड़ी चलाएंगे। यदि स्वतंत्र इसको विधि सूत्र मानते हैं तो ये अपने स्थान पे रह के व्यवस्था करेगा केवल, और वो व्यवस्था इतनी हो पाएगी कि सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, पूर्वम प्रति परम असिद्धम, इतना ही होगा। पूर्वस्मिन कर्तव्य परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, इतना ही अर्थ लब्ध होगा। लेकिन जब आप इसको क्या मान लेंगे, अधिकार सूत्र मानेंगे, तब ये उत्तरोत्तर त्रिपादी के जितने सूत्र है सब में जाएगा और सबको कहेगा तुम पूर्व के प्रति असिद्ध हो, पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम, सब में जाएगा, ठीक है ना। तो अब निकल क्या गया कि त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध है, बात आ जाएगी ना। कब आएगी, जब आप क्या कर देंगे, इसको अधिकार मानेंगे तब, बात समझे कि नहीं, ठीक है ना। अरे तभी अब क्या होगा, सब सूत्र में गया।
द्वितीय सूत्र में गया, तृतीय में गया, चतुर्थ में गया, पंचम में गया, तो पंचम को कहा कि भाई तुम पूर्व के प्रति असिद्ध हो, ठीक है ना। षष्ठ के पास गया, उसको भी पूर्वम प्रति पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम। सातवें के पास, आठवें के पास, सबके गया। तो अब निकला क्या, त्रिपादी में क्या बना कि भाई त्रिपादिस्थ जो सूत्र है, त्रिपादिस्थ जो भी सूत्र है वो भी त्रिपादी के जो पूर्व सूत्र है उसके प्रति असिद्ध है, ये भी आ गया ना अर्थ। त्रिपाद्याम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, ये अर्थ लब्ध हो गया। बात समझे कि नहीं भार्गव, नहीं समझ में आया? जी आ गया। हाँ गौरव, समझे कि नहीं तुम? गौरव नहीं है क्या? चलो छोड़ो फिर। महाराज जी समझे ना आप? जी समझ गए। हाँ चलिए। तो सपाद सप्ताध्याय ये दो, इसलिए इसको क्या मानना पड़ेगा, अधिकार सूत्र मानना पड़ेगा। ये बात आई कि नहीं आई? अरे स्वतंत्र विधि मानेंगे तो केवल इतना अर्थ तो लाभ होगा कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होता है, ठीक है ना, इतना अर्थ तो आएगा। लेकिन ये अर्थ आएगा कि त्रिपादी में भी पूर्वम प्रति परम, ये अर्थ भी चाहिए ना हमको। ये अर्थ आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। तो बस यही बात ध्यान दीजिए, ये अर्थ भी हमको चाहिए। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी तो असिद्ध होता ही है, लेकिन त्रिपादी के प्रति, त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। तो अंतिम में अ सूत्र के पास भी जाएगा ये सूत्र कि पूर्वत्र असिद्धम, मतलब पूर्व के प्रति असिद्ध हो जाए, ठीक है ना। तो पूर्व के प्रति असिद्ध हो जाए तो अ तो अंतिम का सूत्र है, तो पूरी त्रिपादी के प्रति असिद्ध हो गया और सपाद सप्ताध्यायी के प्रति तो होता ही है, ठीक है ना। तो सब पूरी अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध हुआ कि नहीं अ सूत्र? बस इसी सूत्र को ध्यान में रख के वो बात बताई गई थी, अस्य संपूर्णाम अष्टाध्यायी प्रति असिद्धत्वात्, जो कहा गया ना, यही सूत्र है वो बताने वाला। बात समझे कि नहीं? चलिए अब पढ़ लो, अब हो गया, अर्थ आ गया ना भार्गव समझ में? जी हाँ। हाँ चलो पढ़ो, पूर्वत्र असिद्धम, पढ़ो आगे। पूर्वत्र असिद्धम, हाँ पूर्वत्र असिद्धम, अधिकारोयम, ये अधिकार सूत्र है, ठीक है ना। क्या है? अधिकारोयम, साफ कर दिया कि विधि सूत्र। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रौढ़ मनोरमा में उन्होंने ये बात उठाई, यदि एम स्वतंत्रो विधि स्यात्, ठीक है ना। यदि ये पूर्वत्र सिद्धम स्वतंत्र विधि सूत्र हो जाए तो क्या होगा, सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्ध्या इत्येव अर्थो लभ्येत, यही अर्थ का लाभ होगा। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, ये अर्थो न लभ्येत, ठीक है ना। ये सब बातें आई, लेकिन आप लोगों को समझ में आया ना कैसे लभ्येत कैसे न लभ्येत? चलिए, इसलिए अधिकार हो यम, ठीक है ना। चलिए हाँ, अधिकारोयम तेन, ध्यान दीजिए, तेन मतलब उसको अधिकार मान लेने से ही ये पूरा अर्थ निकला। क्या अर्थ देखो, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपादी असिद्धा, फिर त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धं स्यात्, आ गया ना। ये तभी लब्ध होगा जब अधिकार सूत्र मानेंगे। यदि स्वतंत्र विधि सूत्र मानेंगे तो करण कौन अर्थ लब्ध होगा केवल? तो सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, यही अर्थ लब्ध होगा। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, ये लब्ध नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही तेना लिखा है, मतलब इससे अधिकार तो स्वीकार, अधिकार सूत्र इसको स्वीकार कर लिया, इसी के कारण ये अर्थ, पूरा अर्थ का लाभ हो गया। क्या अर्थ का लाभ हुआ? सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धं स्यात्, ठीक है ना। चलिए यही बात है, ठीक है। अब कोई प्रश्न पूछ लेगा कि केवल ये सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध इतना ही अर्थ रखे, इसकी क्या जरूरत है? त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, है कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, इस अर्थ की क्या जरूरत है? आपने क्या कहा कि यदि इसको स्वतंत्र विधि सूत्र मानेंगे तो क्या अर्थ लाभ होगा, केवल सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध इतना ही अर्थ लाभ होगा, यही कहा ना आपने। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, ये अर्थ तो लाभ, इस अर्थ का तो लाभ नहीं होगा, तो न हो, क्या जरूरत है इसकी, इस अर्थ की क्या जरूरत है? केवल इतना ही अर्थ लाभ हो क्या, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, है ना। और विधि सूत्र मानिए इसको, केवल इतना ही अर्थ रखिए, क्या समस्या है? तो कहा कि देखो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मानोगे तो। क्या देखिए, प्रशांत है आपका, कौन है? प्रशांत,
ठीक। प्रसान में क्या है आपने किया है, प्रसान में कौन मोनो धातु हो लगता है ना, मोनो धातु क्या कहता है, अर्थ बोलो मोनो धातु का। सम धातु था, उसके म को न कर दिया, मोनो धातु का अर्थ बोलो, किसी को देख के बोलो। हाँ अरे बोलो ना। हाँ मोनो धातु हो धातोर मत्स्य नः स्यात् पदान्ते। बस ये अर्थ है, धातु हो मत्स्य नः स्यात्, धातु के मकार को नकार होता है कब, पदांत से। पदांत में यदि धातु का मकार है तो उसको नकार हो जाता है, ठीक है ना। सब लोग इसका सूत्र संख्या लिख लीजिए, पहले सब लोग लिखिए, मोनो धातु हो करके उसकी सूत्र संख्या अपने कागज में लिखिए। क्या है करण, बोल दो। 8वें अध्याय के दूसरे पाठ का 64वां सूत्र। हाँ, 8वां अध्याय दूसरा पाद 64वां सूत्र, 8 2 64 कर दीजिए, ठीक है ना। क्या है, 8 2 64। 8 2 64। ठीक, चलिए। तो सम धातु से ही प्रसाम्यति इति प्रसान बनाया है, ठीक। तो प्रप सम धातु है, तो सम के म को क्या कर दिया है, मोनो धातु से न कर दिया है, क्या कर दिया है, न कर दिया, ठीक है ना। तो प्रशान बना है, ठीक है ना, वो दीर्घाधिकारी हो जाएंगे। हमको अभी यहाँ मोनो धातु से न तो किया, उससे मतलब है। तो आप लोग बाद में प्रशान की पूरी प्रक्रिया देखिएगा। सम धातु का है, ध्यान इतना दीजिए, सम का म जो है उसको क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। किस सूत्र से, मोनो धातु हो, धातु और मत्स्य न स्यात् पदांत। अरे पदांत में है कि नहीं, प्रशान म था, उसको न कर दिया, ठीक है, तो प्रशान बन गया। अब प्रशान हो गया। अब एक सूत्र आता है, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इसका अर्थ बोलो। बोलो। अरे इतने गधे हैं, मतलब अभी तक अर्थ नहीं मिला आप लोगों को, याद होना चाहिए। अभी ढूंढ भी नहीं पा रहे सिद्धांत कौमुदी में। अरे राम, किसको पढ़ाना चालू किया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। करण कहाँ गया, जी जी तुमको अर्थ नहीं मिला अभी तक, हैं? कहाँ तुम आदिवासी, कहाँ रह रहे हो पता नहीं है, बनारस में हो, कहाँ हो तुम? मिल गया। इतनी देर वो महाराज जी ने ढूंढ लिया भाई, उनके लिए तो सिद्धांत कौमुदी भी नया पदार्थ होगा, कहाँ होगा क्या होगा। आप लोगों को तो प्रकरण भी पता होगा कौन प्रकरण में है। अरे राम, क्या है महाराज जी, बोलिए, गधों को छोड़िए फिर। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। हाँ, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद होता है, तदंत जो न होता उसका लोप होता है। तो देखिए, प्रशान था ना, म को न कर दिया मोनो धातु से, ठीक। अब ये आया सूत्र नलोप प्रातिपदिकांत से, क्या कर देता, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद होता है तदंत न का लोप कर देता, तो न का लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इससे हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक। इसका सूत्र संख्या देख लीजिए, नलोप करके लिख लीजिए, 8 2 7, कितना है, 8 2 7। 8 2 7। 8 2 7, 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 7वां। दोनों त्रिपादी के हुए कि नहीं, जी त्रिपादी। दोनों त्रिपादी 8वें के दूसरे अध्याय दूसरे पाद के ही है ना, एक 64वां एक 7वां, तो दोनों त्रिपादी के हुए। अब आपने पूर्वोत्तर सिद्धम से केवल क्या अर्थ निकला है, स्वतंत्र विधि सूत्र मानने पर पूर्वोत्तर सिद्धम को, सप्ताध्यायीन प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, इतना ही अर्थ निकला। त्रिपादी में पूर्व प्रति परम असिद्धम क्या ये सब अर्थ तो नहीं निकला,
नहीं निकला, मतलब उसमें सब सिद्ध ही है। ठीक, तो प्रशांत का न के जो न हुआ था, म क्यों न मोनो धातु, वो न हो गया तो न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप भी होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। तो प्रशांत नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। और जब आप इसको आप क्या मान लेंगे, अधिकार सूत्र मान लेंगे, तो क्या अर्थ का लाभ हो जाएगा? मोनो धातुओं के पास भी आएगा ना, पूर्वम प्रति परम असिद्धम। ठीक है ना, पूर्वत्र असिद्धम, भाई तुम पूर्व की प्रति असिद्ध हो। ठीक है ना, तो ये अर्थ लाभ हो गया ना त्रिपाद्य अधिकार मान लेने पर कि भाई त्रिपाद्याम अपनी पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्। तो अब मोनो धातु भी क्या हो जाएगा? पूर्व के प्रति असिद्ध हो जाएगा त्रिपादी में। तो ये पूर्व का कौन है? दोनों देखिए, नलोपा और मोनो धातुओं में ये पूर्व का और पर का ये है, दोनों त्रिपादी के है। तो त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात् ने, तो पर वाला कौन है? मोनो धातु, ये असिद्ध हो जाएगा। मतलब इसने जो म को न किया वो न लोप की दृष्टि में असिद्ध है, मतलब उसको नहीं दिखाई देगा, वहां म ही दिखाई देगा। ठीक है ना, मोनो धातु से जो न हुआ है वो न लोप को असिद्ध मतलब दिखाई नहीं देगा ना, वहाँ म ही उसको दिखाई देगा, न तो उसको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो मोनो धातु उसके प्रति असिद्ध है। तो मोनो धातु का जो कार्य हुआ वो भी तो उसको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो जब नहीं वहां पर उसको न ही नहीं मिल रहा तो न लोप लगेगा, नहीं लग पाएगा, तो प्रशांत रूप बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अरे आपको तो दिखेगा, आप थोड़ी ना मतलब पूर्वत्र सिद्धम के अधिकार में आते आपको तो दिखेगा भाई, आप लोग प्रशांत मत करिए, प्रशांत बनेगा है ना, लेकिन वो केवल न लोप की दृष्टि में वो असिद्ध है। ठीक है, तो प्रशांत बन गया ना। तो ये अर्थ की भी जरूरत है। किस अर्थ की? और ये अर्थ कब लाभ होगा? जब आप पूर्वोत्तर सिद्धम को तब। ठीक है ना, बस यही बात है। चलिए निकल गया, अर्थ आ गया। पूर्वोत्तर सिद्धम अधिकारोयम, पढ़ लो एक बार, हो गया। पूर्वत्र सिद्धम अधिकारोयम तेन सपादसप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। ठीक है ना, पर वाला शास्त्र असिद्ध हो जाता है। ठीक, आया अर्थ समझ में? अब वो जो सूत्र में बताया था कि ये संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध होता है, ये बात समझ में आगे कि नहीं आगे? ठीक है ना, तो चलिए बस यही। तो सब सूत्र जब लग जाएंगे बाद में सूत्र लगेगा। ठीक है ना, बाद में जाके आप प्रयोग करेंगे उसका, लोक में व्यवहार करेंगे राम इत्यादि का। ठीक है ना, इत्यादि पदों का, तब जाके तब उसमें जो आकार होगा वो समृद्ध होगा। लेकिन उसके पूर्व में जब प्रक्रिया अवस्था थी, प्रक्रिया दशा थी, उस प्रक्रिया दशा में तो आकार कैसा था? विवृत ही था। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए यही है, चले लग गया, समझ गए। पूर्वोत्तर सिद्धम अब आ गया। ये तो पूर्वोत्तर सिद्धम वो प्रकरण वसात बता दी। ठीक है ना, प्रसंग आ रहा था ना भाई उसका। अब ये संज्ञा सब संज्ञा प्रकरण था, तो ये सब कहाँ से आ गए? और सूत्र कहाँ से? ये तो विधि सूत्र था। पूर्वोत्तर सिद्धम भी तो अधिकार सूत्र था। ये संज्ञा प्रकरण में कहाँ से घुसा दिए हैं? अरे संज्ञा ये बतानी चाहिए, कहाँ से ये सब लबर दो लेके आ गए? प्रश्न होगा कि नहीं? तो अरे वो प्रसंग था ना भाई, क्योंकि उसको जब तुल्यास्य बताना था तो उसमें स्थान आभ्यंतर प्रयत्न सब बताना था। अब आभ्यंतर प्रयत्न बताया तो उसमें संवृत किसका स्थान है, संवृत आभ्यंतर प्रयत्न किसका है, विवृत किसका है, बताना पड़ा। तो रस्वस्य वर्ण के प्रयोग संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम है, वो बताना पड़ा। अब ये कहाँ से जाने, उसके लिए बताना पड़ेगा ना कि भाई इसे सूत्रकार के अनुसार, सूत्रकार ने ही बात को बताई है, ज्ञापित किया है। ठीक है ना, सूत्र है तो इसलिए सूत्र को बता दिया। अब सूत्र का पूर्व के प्रति संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध हो रहा है, ये सब बताना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे प्रक्रिया दशा में विवृत होता है और जब प्रयोग अवस्था में समृद्ध होता है। तब वो कौन बताएगा कि पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, ये सब बातें तो पूर्वोत्तर सिद्धम भी बताना जरूरी था, तो वो भी बता दिया। और समझ में आ गया कि नहीं आ गया पूर्वोत्तर सिद्धम का? ठीक है ना, तो प्रसंग वशात बता दिया, तो कोई गलत बात नहीं है। अब प्रसंग आया तो बतानी पड़ेगी ना बात, कि छोड़ के चलेंगे, वरना इसको तो बोझ की तरह ढोते रहेंगे पूरी जिंदगी कि अरे विवरित रस याद रखना पड़ेगा ना, समझेंगे नहीं तो बोझ लगता है ना।
जैसे लघु सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे तो बोझ लगा होगा ना कि ये क्या कह रहे हैं कि प्रक्रिया दशा में वो होता है और प्रयोग दशा में वो होता है, संवृत होता है, विवृत होता है, क्या मतलब है। ऐसे ही मतलब रटना है, इस तरह से रट लिया, लेकिन उसके पीछे का क्या हृदय है, कैसे वो कह रहे बात को ना, तो उसको जब जान लेंगे तो सरल हो जाएगा ना। तो प्रसंग वसात कह दिया, ठीक है ना। और सूत्र भी बता दिया, पूर्वत्र सिद्धम भी बता दिया। ठीक, चलिए अब फिर से पूर्वत्र सिद्धम जब हो गया तो अब फिर से जहाँ से वहां से आगे वो कहाँ विवरण चालू किया था। अरे आज प्रयत्न यत्न बता रहे थे ना, द्विधा आभ्यंतर बाह्य। तो आभ्यंतर के वर्णन में वो संवृत विवृत भी आया, तो उसको बताने में ये दो सूत्र आ गए बीच में। अब कहाँ से छूटा था, बाह्य प्रयत्न बताना बाकी रह गया था ना। तो बस वही बता रहे हैं, बाह्य प्रयत्न एकादश था, ठीक है ना। वहीं से ग्रंथ जोड़ दिया फिर से पूरा। ठीक, ये पूर्वोत्तर सिद्धम गौरव समझे कि नहीं? गौरव तो है ही नहीं, भार्गव समझे ना? हाँ जी समझ गया, परंतु अधिकार का लक्षण, अधिकार सूत्र का लक्षण क्या होता है? हाँ, अधिकार का ये होता है स्वदेशीय वाक्यार्थ बोधा जनकत्वे सति उत्तरोत्तर बोधजनकत्वम, ऐसा करके है, ठीक है ना। उसमें देखिए टिप्पणी में कहीं लिखा है स्वदेशीय वाक्यार्थ बोधा जनक। अरे अपने देश अधिकार सूत्र जो होता है ना, वो अपने देश में कुछ कार्य नहीं करता है, उत्तरोत्तर जाके उत्तरोत्तर सूत्रों में जाके अन्वय होके वहां पर कार्य करता है, ठीक है ना। वाक्यार्थ बोध अपना कराता है, अपने देश में उसका कोई काम। जैसे आप देखिए तद्धिता है, ये अधिकार सूत्र है, अभी इसको अपने देश में क्या करना है, कुछ काम नहीं। उत्तरोत्तर जो प्रत्यय करने वाले सूत्र है वहां पर जाएगा और कहेगा कि सच तद्धित संज्ञा का, सच तद्धित संज्ञा का, सच तद्धित संज्ञा का, ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने देश में मतलब जहाँ वो पढ़ा गया वहाँ उसको कोई काम नहीं है, उत्तरोत्तर जाके वो वाक्यार्थ बोध कराएगा, इसी को अधिकार सूत्र कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए यही है, ठीक। उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकार कह सकते हैं क्या? उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकार नहीं, ये उत्तर प्रकरण व्यापी ये सब क्या है, ऐसे नहीं है, कहाँ का आप उठा के लाया है, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए, यही रहने दीजिए जो है उसी को, ठीक है ना। उत्तर प्रकरण व्यापी बात तो कुछ वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन शब्दों का वो व्यापी फिर व्यापक व्याप्य आप सब आ जाएगा, गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। उससे अच्छा जो है उसको रहने दीजिए, सरल होगा, है ना। वो व्यापी फिर समझाना पड़ेगा कि व्यापी कौन, हमारा वापी सूरज के पास में है वो कि कौन व्यापी। चलिए ठीक है ना, तो यही रखिए उत्तरोत्तर संबंध उसका होता है, किसका, अधिकार सूत्र का। तो चलिए इसको विशेष रूप से देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बाह्य प्रयत्न से कल करेंगे जी, बाह्य प्रयत्न से कल करेंगे, ठीक है। चलिए समझे कि नहीं। स्वदेशीय वाक्यार्थ बोधा जनकत्वे सति, मतलब स्वदेश में अपने देश में कोई वाक्यार्थ बोध नहीं होता है उसका, उत्तरोत्तर वाक्यार्थ उत्तरोत्तर सूत्र में उसका अन्वय होता है, ऐसा जो सूत्र होता है वही आपका अधिकार सूत्र कहलाता है, ठीक। चलिए हो गया, चलिए और समझ में आ गया ना इसका। हाँ चलिए, तो ये बाह्य प्रयत्न से कल करेंगे फिर, है ना। अभी समय भी हो गया है तो कल हो जाएगा ये पूरा बाह्य प्रयत्न का, ठीक। अच्छा, ये सब ये पूर्वोत्तर सिद्धम की पूरी वृत्ति याद कर लीजिएगा। ये बाह्य प्रयत्न एकादश था वगैरह वगैरह जितना भी है ना, पूरा याद करके आइए। कल 2 मिनट ही लगेगा उसको समझाने में, याद करे होंगे तो, नहीं किए होंगे तो घंटा एक लग जाएगा। कल केवल वही हो पाएगा, ऐसा ना हो हम लोग कल, हम चाहता हूँ कि अनुदित पर पहुंच जाए, ठीक है ना। अनुदित भी हो जाए कुछ कुछ, हाँ प्रयास करेंगे कि पूरा हो जाए, लेकिन चलिए करिए, ठीक। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। वाक्यकार